ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इजराइल का अजरबैजान की सरजमीन का इस्तेमाल। जी हां, ये शॉकिंग रिपोर्ट हमें CNN बता रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अजरबैजान में इजराइल की क्या नई एक्टिविटी सामने आई हैं और इसके अलावा ईरान पर दबाव डालने के लिए और कौन कौन से करीबी ममालिक में इजराइल ने अपनी प्रेजेंस कायम की पिछले दिनों। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जगहों के बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ है, कुछ नई डिटेल्स सामने आई हैं जो बहुत ज्यादा शॉकिंग हैं और हैरान कर देने वाली हैं कि ये ममालिक किस तरह इजराइल का साथ दे रहे हैं। हम देखेंगे कि इसमें किस हद तक सच्चाई हो सकती है या ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा है, और इसके अलावा जो डिटेल्स सामने आई हैं उनको भी हम देखेंगे कि आखिर किस तरह इजराइल ईरान को चारों तरफ से घेर कर मारने का मंसूबा बना रहा था और इजराइल के ये सीक्रेट यूनिट्स किन किन जगहों पर एक्टिव थे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है CNN की, इसमें मल्टीपल लोकेशंस का जिक्र किया गया है। ना सिर्फ अजरबैजान बल्कि दूसरी टेरिटरीज भी हैं जिनको अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम अजरबैजान की बात करते हैं कि उसके हवाले से क्या डिटेल्स आई हैं, किस तरह के सीक्रेट मिशंस इजराइल यहां पर कैरी कर रहा था। CNN के मुताबिक इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए एक सीक्रेट नेटवर्क बनाया था कोवर्ट बेसिस का, जिनके जरिए वो ईरान के खिलाफ सस्टेन्ड कार्रवाइयां करना चाहते थे। यानी अगर आप मैप पर नजर डालें तो ईरान की जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वही सिर्फ रिलेटिवली करीब है इजराइल के, बाकी इनका सदर्न एरिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, फिर नॉर्दर्न एरिया है। तो इजराइल ने इन एरियाज को एक्सप्लॉइट किया है इन ममालिक के अंदर सीक्रेट नेटवर्क्स के जरिए। तो सबसे पहले अगर हम अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान का जो साउथ है वो ईरान के नॉर्थ के साथ लगता है, और ये हमने आपको 3-4 साल पहले बताया था कि इन दोनों ममालिक का यहाँ पर एक मसला भी है। एक आजरी पॉपुलेशन है ईरान के अंदर जो कि कहती है हमें अलहदा करो। ईरान ऑब्वियसली ये बात नहीं मान सकता। इसी तरह एक और फॉल्ट लाइन है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में जो कि इराक के साथ लगती है, और वो है कुर्दिश पॉपुलेशन। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने इस वीडियो में बताया था कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मायूसी का इजहार किया कि कुर्दों को हमने असलहा दिया लेकिन उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया। उसकी क्या रीजन थी कि वो IRGC से अभी लड़ना नहीं चाहते, उन्होंने अपने बहुत से पंगे हल किए हैं, तो वो अभी एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहते। और इसी तरह हमने इराक के अंदर इजराइल की 2 खुफिया बेसिस का जिक्र किया था जो कि वेस्टर्न डेजर्ट में थी, जो कि सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि चाहे नॉर्थ हो, वेस्ट हो या साउथ हो, वो किस तरह ईरान को घेर कर मारना चाहते थे। और इसी तरह UAE की बात करें तो UAE को भी इन्होंने बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट दिया, आयरन डोम दिया। UAE के अंदर इनके सीक्रेट विजिट हुए IDF के, नेतन्याहू के, तो UAE की साइड से भी देख लें। एक और चौथा एरिया, उसका नाम भी सामने आ रहा है और वो है सोमालीलैंड। उसको अभी हम जरा बाद में देखेंगे कि वहां पर क्या कुछ किया है। तो अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान का जो साउथ है वो ईरान के नॉर्थ से लगता है, और यहाँ पर इजराइल ने अपनी सीक्रेट मिलिट्री साइट्स इस्टेब्लिश की थी। और यहाँ पर इनका मेन पर्पस क्या था? इंटेलिजेंस गैदरिंग और ड्रोन ऑपरेशंस। ऐसी डिवाइसेस यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल की जिसके जरिए इन्होंने ईरानियन ऑफिशियल्स पर नजर रखने की कोशिश की जो उस रीजन के करीब थे। IRGC के कमांडर्स को टारगेट भी किया है वहां से। ईरान का जो नॉर्दर्न सिटी है तबरेज, वहां से सिर्फ 60 माइल्स की दूरी पर यह बेस अजरबैजान में काम कर रही थी। और इन इंटेलिजेंस गैदरिंग और ड्रोन ऑपरेशंस के मिशंस के लिए स्पेशल कमांडोज भी इजराइल ने तैनात किए, जहां से इजराइल को नॉर्दर्न ईरान पर नजर रखने में मदद मिली। CNN के मुताबिक कि आसपास के ममालिक में जो इन्होंने सीक्रेट बेसिस बनाई हैं, इनमें से कुछ तो उन होस्ट ममालिक की रजामंदी से थी और कुछ इन्होंने बिल्कुल सीक्रेटली ऑपरेट किया, यानी उस कंट्री को पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन ऑब्वियसली बाद में सारी चीजें खुलकर सामने आ गई, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा था कि जब इराकियों को पता चला तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया। इराक में ऑब्वियसली इतनी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो नहीं है और एरिया भी बहुत रिमोट है, गर्म एरिया है डेजर्ट का, वहां पर ये बैठे हुए थे। और वहां पर सबसे पहले लोकल शेफर्ड्स ने इसका पता लगाया कि यहाँ पर इजरायली बैठे हुए हैं। और इसी तरह CNN के मुताबिक कई जगहों पर रजामंदी थी, कहीं पे नहीं थी। अजरबैजान की बात करें तो उन्होंने ऑफिशियली तो इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये हम पर झूठा घटिया इल्जाम है, हमने इजराइल को होस्ट नहीं किया। अब ये अलग बात है कि इजराइल ने वहां पर अपनी तरफ से ये बेस बनाई है और वहां पर मौजूद पहाड़ी इलाके को इस्तेमाल किया ताकि वो किसी की नजर में ना आ सकें। आपको याद होगा जब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश
क्रैश हुआ था वो भी इसी रीजन के पास हुआ था, बल्कि इसी रीजन में हुआ था और वो आज़रबाईजान का विजिट करके आ रहे थे। और उस वक्त भी ये खबरें फैली थी कि मोसाद ने ये कार्रवाई की है, इनके हेलीकॉप्टर को उन्होंने निशाना बनाया है। और उस वक्त भी दुनिया ने यही कहा था कि आज़रबाईजान में जो मोसाद की प्रेजेंस है उसको इस्तेमाल किया इजराइल ने और रईसी और फॉरेन मिनिस्टर को टारगेट किया था। और उस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के प्रेसिडेंट के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी मारे गए थे। ईरान ने ऑफिशियली कहा था कि ये मौसम की खराबी की वजह से गिरा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये कोई सबोटाज कार्रवाई थी भी तो ईरान को इसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि उनकी इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर कि वो अपने प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बचा सके। तो ईरान ने यही कहा कि ये मौसम की खराबी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात सच है कि इजराइल ने ही उसको गिराया था, ये एक पॉसिबिलिटी है। और उस वक्त भी इसी सदर्न रीजन की बात हुई थी आज़रबाईजान के कि यहाँ पर मोसाद एक्टिव होती है। तो अभी ये जो खबरें आई हैं ये भी इसी रीजन के बारे में है। तो आप अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आज़रबाईजान ने कहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये झूठी खबर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान में ये जो सीक्रेट मिशन था इसमें सेवरल डजन ट्रूप्स ने हिस्सा लिया, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, एलीट हेलीबॉर्न कॉम्बैट एंड रेस्क्यू फोर्स और मोसाद के पर्सनल इसमें शामिल थे। इजराइल ने यहाँ पर ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए स्पेशल डिवाइसेस इंस्टॉल की आज़रबाईजान के सदरन एरिया में, और इनको लगाने के लिए स्टेल्थ जेट्स और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, जिससे इजराइल का मकसद ये था कि वो ईरानियन मिलिट्री के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, उनकी मिलिट्री मूवमेंट्स और फैसिलिटीज़ पर नज़र रख सके और ईरान के मिसाइल लॉन्चेस के खिलाफ उनको अर्ली वार्निंग्स मिल जाएं। और आज़रबाईजान की सरजमीन को इन्होंने एरियल रेस्क्यू मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया ईरान की जंग के दौरान, कि अगर ईरान के अंदर इनका कोई पायलट वगैरह गिर जाता है तो उसको रेस्क्यू किया जाए नॉर्दर्न टेरिटरी के ज़रिए। इराक और यूएई का हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा एक और जगह पर इजरायली प्रेजेंस का पता चला है जो कि इसने इस जंग के दौरान इस्तेमाल की है, और CNN के मुताबिक वो जगह है सोमालीलैंड। जी हाँ, हमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कई वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि सोमालिया के सेपरेटिस्ट ने जो खुद ही एक ऐलान कर दिया कि सोमालीलैंड हमारी टेरिटरी है, उसको दुनिया में सिर्फ एक कंट्री ने रिकग्नाइज किया और वो था इजराइल। सारे मुस्लिम ममालिक ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमने क्या देखा कि इस कैंपेन में यूएई भी बड़ी हद तक इजराइल के साथ था। सोमालीलैंड के ऊपर हमने यूएई और इजराइल के कंबाइंड ऑपरेशंस देखे, और अगर आपको याद है जो हमने आई थिंक ये जनवरी के आसपास वीडियो सारी बनाई थी सऊदी अरब और यूएई की टसल के हवाले से, तो हमने उसमें बताया था कि पोर्ट ऑफ बरबरा और बसासो पोर्ट में इजरायली और यूएई मिलकर काम कर रहे हैं सोमालीलैंड के साथ, यानी जो सो कॉल्ड एक नया कंट्री है जिसको अभी कोई मानता ही नहीं है सिवाय इजराइल के। तो वहां पर भी सऊदी अरब ने फौरी एक्शन लिया और सोमालिया के प्रेसिडेंट को कहा कि आप यूएई को निकाल बाहर करें। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट में तो ये कह दिया कि यूएई यहां से निकल जाए। सऊदी अरब के साथ कोऑर्डिनेशन में ये फैसला किया, लेकिन वो अलग बात है कि अभी भी उनके ऑपरेशंस वहां पर चल रहे हैं यूएई के और इजराइल के, और इसके अलावा भी जो आसपास के जजीरे हैं वहां पर मोसाद बैठी हुई है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर, और वहाँ भी बहुत सी चीज़ों पर ये नज़र रख रहे हैं, ना सिर्फ सोमालीलैंड के ऊपर बल्कि यमन के ऊपर भी, जहाँ से सऊदी अरब ने यूएई बैक्ड फोर्सेस को निकाल बाहर किया। और यहाँ पर इनका यही मकसद है इजराइल का कि रेड सी के ऊपर जो सारी कार्रवाइयाँ हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उन पर नज़र रखी जाए, जो कि सऊदी अरब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, और सऊदी अरब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तपा था। और सोमालीलैंड के ऊपर चाइना भी बहुत ज़्यादा खफा हुआ था इजराइल से, क्योंकि यहाँ पर इजराइल एक ब्लॉक बनाना चाहता है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का, जिसमें वो ताइवान को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो चाइना के लिए ये एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, और उसके बाद ही हमने देखा था कि चाइना ने इजराइल से सारी इन्वेस्टमेंट खींच ली और उन्होंने कहा कि आइंदा हम इन डिस्प्यूटेड एरियाज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये चाइना का एक क्लियर डिसीजन सामने आया इजराइल के साथ जो टकराव में था। तो ये आप मैप पर अगर देखें तो आपको सारी स्टोरी समझ लग जाती है कि किस तरह ईरान को घेर कर मारने का मंसूबा था, और ईरान के साथ जो प्रॉक्सिमिटी थी उसको कम करने की कोशिश की इजराइल ने, ताकि सस्टेन तरीके से अपनी कार्रवाइयां जारी रख सके, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो इनको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली 2024 में जब इन्होंने बशार अल असद का तख्ता उल्ट दिया,
तो उसके बाद क्या हुआ कि सीरिया के पास जितना मिलिट्री इक्विपमेंट था इजराइल ने स्ट्राइक्स करके तबाह कर दिया। ये जो अहमद अल शरा साहब है जिनको परफ्यूम गिफ्ट करते हैं ट्रंप साहब, जो कि अलकायदा के एक्स कमांडर हैं, इनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है इजराइल को रोकने की। वो मजे से आजकल सैरें कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, जबकि इजराइल उनकी एयर स्पेस को वायलेट करता रहता है। तो एक ये भी कामयाबी मिली कि ईरान के खिलाफ इनको एक बहुत बड़ी टेरिटरी मिल गई जहां से ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का खात्मा हो गया। वहां पर प्रेजेंस थी ईरान बैक्ड ग्रुप्स की, कुछ हिजबुल्लाह की, वो सब खत्म हो गया अहमद अल शरा के आने के बाद। और वहां से भी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक डेंट पड़ी और जो स्काइज थे वो इजरायली एयरफोर्स के लिए ओपन हो गए। तो उस साइड से भी उन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की, वेस्टर्न साइड से, नॉर्दर्न साइड से आज़रबाईजान, सदर्न साइड से यूएई और साउथ वेस्टर्न साइड से सोमालीलैंड। तो किस तरह इन्होंने ईरान को इनसर्कल करने की कोशिश की, वही स्ट्रेटजी जो कि अमेरिका बहादुर की है कि बेसिस बनाओ अपने दुश्मनों के आसपास। तो इजराइल इतना छोटा सा कंट्री होने के बावजूद ये हरकतें कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जल्दी एक्सपोज भी हो जाते हैं, जिस तरह इराक में इनको निकाल बाहर किया है, यूएई सबके सामने अब एक्सपोज हो गया कि किस तरह इनको होस्ट कर रहे थे। अब आज़रबाईजान के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सोमालिया ऑफिशियली तो इनको किक आउट कर चुका है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और वहां पर ये जो यमनी ग्रुप्स थे उनकी भी कोऑर्डिनेशन है सोमालीलैंड के सेपरेटिस्ट के साथ। तो पूरा एक जाल इन्होंने क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। और ईरान के खिलाफ सस्टेन्ड ऑपरेशंस के लिए ईरान के बॉर्डर के करीब बेसिस इन्होंने कायम की, जिससे इनकी मिलिट्री रेंज एक्सटेंड हुई कई हजार किलोमीटर्स तक। और मोसाद को ईरान के अंदर तक घुसने में भी मदद मिली और ड्रोन ऑपरेशंस को भी ज़्यादा इफेक्टिवली इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इन बेसिस ने इजराइल के लिए फॉरवर्ड पोजीशंस का काम किया ईरान के खिलाफ, जिसमें ना सिर्फ इन्होंने अपनी क्लोज रेंज स्ट्राइक्स को इम्प्रूव किया बल्कि बहुत सी इंटेलिजेंस गैदरिंग भी की ईरान के खिलाफ। लेकिन क्या इससे इजराइल को 100% सक्सेस मिली? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम देखें तो इनको बहुत सी जगहों पर नाकामियों का भी सामना करना पड़ा। CIA और मोसाद की नाकामी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बता दी कि जी ये जो कुर्दिश ग्रुप्स थे इराक के अंदर, इन्होंने हमारी मदद ही नहीं की। हमने इनको पैसा दिया, हमने असलहा दिया, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया। और उसकी रीज़न यही थी कि वो एक नया महाज नहीं खोलना चाहते थे एक बैटल हार्डन्ड IRGC के खिलाफ। जब वो पीस डील्स कर रहे हैं ये कुर्दिश ग्रुप्स, तो वो क्यों एक नई जंग में पड़ते? वो पिछले कई सालों से डिफरेंट ग्रुपों से लड़ रहे हैं। अभी अहमद अल शरा से भी उन्होंने हाथ मिलाए हैं, लेकिन इराक के अंदर सिचुएशन डिफरेंट थी, फिर भी वहाँ के कुर्दों ने भी साथ नहीं दिया। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी नाकामी इनको यूएई के महाज पर मिली है, जो सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है कि किस तरह यूएई के अंदर इन्होंने आयरन डोम पहुंचाए, अपने टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वहां पर भेजे ताकि वहां से कार्रवाइयां जारी रख सकें और यूएई की भी मदद कर सकें। तो उस चीज़ का ईरान ने बड़ा सख्त बदला लिया यूएई से और उन्होंने एक टेरिटरी डिफाइन कर दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कि ये हमारा कंट्रोल एरिया है और यहाँ यूएई की कश्तियाँ हमारी मर्जी से जाएंगी। तो यूएई को इसका बहुत सा नुकसान भी उठाना पड़ा। और इसी तरह सोमालिया के ऊपर भी इनका एक फेलियर नजर आता है डिप्लोमेटिकली। जिस तरह सऊदी अरब ने प्रेशर डाला, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिटरीली भी, यमन के अंदर जो सऊदी अरब ने कार्रवाइयां की उसमें सोमालिया के हवाले से भी पैगाम छुपा हुआ था। और फिर हमने देखा कि जो कमांडर्स यमन से भागे उन्होंने समंदर पार करके सोमालीलैंड में पनाह ले ली। वैसे तो सोमालीलैंड कोई कंट्री नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि सोमालिया के अंदर सोमालिया की जो गवर्नमेंट है वो सोमालीलैंड को एक्सेप्ट नहीं करती। सऊदी अरब एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान नहीं करता, तुर्की नहीं करता, इजिप्ट नहीं करता, चाइना नहीं करता। सिर्फ इजराइल है जो इनको रिकग्नाइज करता है। और सोमालीलैंड के अंदर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की बहुत सी रीजंस हैं इजराइल के पास। सोमालिया के प्रेसिडेंट के मुताबिक यहाँ पर इन्होंने गजा के लोगों को आबाद करने का प्लान बनाया हुआ है। और इसी तरह ये जो पोर्ट्स हैं, बसासो पोर्ट या बरबरा पोर्ट, यहाँ पर ये पूरे एरिया पर नज़र रखते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट। यूएई इनके साथ है और इसके ज़रिए ये यमन के अंदर भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जो फिलहाल सऊदी अरब ने उड़ा कर रख दिया है। अब 3 जगहों के जो मामलात हैं वो तो किसी हद तक उन पर आपको पॉलिसी क्लियर नज़र आती है। इराक, सोमालिया और यूएई तकरीबन खुलकर कह चुका है कि हम इजराइल के पार्टनर हैं। सोमालिया कह चुका है कि जी निकल जाओ यहाँ से।
और इसी तरह इराक ने भी निकाल दिया है। अब मसला रह जाता है आज़रबाईजान का कि आज़रबाईजान क्या करेगा और उनकी क्या पॉलिसी है। ऑफिशियली तो उन्होंने इसको डिनाउंस किया है, उन्होंने इनकार किया है, लेकिन अगर हम इनके ताल्लुकात की बात करें आज़रबाईजान और इजराइल के, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और आज़रबाईजान का तेल बड़ी मिकदार में इजराइल इंपोर्ट करता है, और किसके ज़रिए, किस रूट के ज़रिए? तुर्की के ज़रिए। और इस पर उर्दगान को अक्सर पूरी दुनिया से तनकीद का सामना भी रहता है कि वैसे तो आप बात करते हैं कि हमने बॉयकॉट करना है इजराइल का, हमने ट्रेड नहीं करनी उनके साथ, तो फिर ये आज़रबाईजान का तेल आपके रास्ते से क्यों जा रहा है? लेकिन आज़रबाईजान ये शो नहीं कराता कि इजराइल हमारा दुश्मन है। वो तो खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं और खुलकर उनके लीडर्स को होस्ट करते हैं, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, और जो ट्रेड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजराइल का जो ज़्यादातर तेल है वो आज़रबाईजान से ही आता है, और इस हवाले से आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी ज़्यादा झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उनके एक्शंस और पॉलिसी से यही महसूस होता है कि वो कोई शर्माहट महसूस नहीं करते इजराइल के साथ ताल्लुकात में। इजराइल खुद आज़रबाईजान को एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़रबाईजान इजराइल की दूसरे मामलात में भी मदद करता है। जैसा कि मई 2025 में आज़रबाईजान ने इजराइल और सीरिया की लीडरशिप के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। और CNN के मुताबिक आज़रबाईजान की सरजमीन को इजराइल ने IRGC के एक टॉप कमांडर की असैसिनेशन में भी इस्तेमाल किया है, और इस हवाले से ईरान और आज़रबाईजान की अनबन भी हो चुकी है। लेकिन कई प्रोजेक्ट्स में ये मिलकर भी काम करते हैं, जैसे कि डैम प्रोजेक्ट जो कि रईसी जिसका इफ्तिताह करके आ रहे थे, जब वापसी पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो उस वक्त वो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट से ही मुलाकात करके वापस आ रहे थे। लेकिन बहुत सी जगहों पर इनके मसले मसाइल भी हैं, और अब ऐसे लग रहा है कि आज़रबाईजान की इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप है वो आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में ख़राबी की सबसे बड़ी रीज़न बन सकती है। क्योंकि अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, बल्कि IRGC के टॉप कमांडर्स को भी असैसिनेट किया है। और इसमें अगर इन रिपोर्ट्स की सच्चाई की बात करें तो वैसे तो CNN कोई फेक न्यूज़ नहीं लगाता, लेकिन अक्सर इन बड़े इदारों पर इल्ज़ाम ये भी लगता है कि ये वेस्टर्न माउथ पीसेज हैं, और ये अक्सर कन्फ्यूजन फैलाने के लिए भी ऐसी खबरें शाया करते हैं। आज़रबाईजान के अलावा अगर हम बाकी 3 रीजन्स की बात करें, UAE, इराक और सोमालीलैंड, उसको तो हमने खुद कवर किया हुआ है इन तीनों जगहों को, कि यहाँ पर किस तरह इजराइल ने अपने कोवर्ट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो वो तो खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब आज़रबाईजान का मामला ज़रा गंभीर है। ऑफिशियली डिनाइल आया है, लेकिन ये वक्त मज़ीद क्लियर करेगा कि इन्होंने टैक्टिकली और स्ट्रेटजिकली इजराइल की कितनी मदद की है। इकोनॉमिकली तो हमें मदद नज़र आती है, जो ऑयल सप्लाईज हैं आज़रबाईजान की इजराइल को तुर्की के रास्ते। अब ये जो नई रिपोर्ट्स आई हैं ये काफ़ी डैमिंग है, और इससे आज़रबाईजान की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंच सकता है। हमने इस वीडियो में भी रिसेंटली डिस्कस किया था कि जब से दुबई के अंदर एक क्राइसिस नज़र आ रहा है, बाकू और इस्तांबुल इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिक हब, कि हम ग्लोबल कंपनीज के लिए एक सेंटर बने, एक हब बने। तो ये आज़रबाईजान का पैटर्न है कि बड़े पंगे तो ये करते हैं। जब रशियन ओलिगार्क्स को ब्लॉक किया वेस्ट ने, तो उन्होंने भी अपना पैसा बाकू में मुंतकिल किया है, और बाकू की ये हमेशा से पुरानी ख्वाहिश रही है कि कम रिसोर्सेज के ऊपर बड़ा खेला जाए। ऑयल एंड गैस है इनके पास, इनका टूरिज्म बड़ा ज़बरदस्त है, और अब ये इनकी स्ट्रेटेजिक गेम्स। इनके इजराइल के साथ ताल्लुकात कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है, और इजराइल इनको सपोर्ट भी करता है। इसके बदले आज़रबाईजान को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट भी मिल जाता है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए इनका स्कोप भी वसी हो जाता है, यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इजराइल के ज़रिए। और सिक्योरिटी सेक्टर में जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। इसीलिए आज़रबाईजान और इजराइल मिलिट्री और कमर्शियल इंटरेस्ट में क्लोज टाइज को मेंटेन रखते हैं। आज़रबाईजान को इजराइल की एडवांस वेपनरी हासिल होती है, और ये इजरायली मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के भी बायर्स हैं। और एक एक्सपर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान इजरायली लॉबी का इस्तेमाल करता है वाशिंगटन में अपनी लॉबिंग को बेहतर करने के लिए और अपनी स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और ये अक्सर अरब ममालिक और इजराइल के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने की भी कोशिश करता है।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या आज़रबाईजान का इसमें कोई किरदार हो सकता है? क्या ये रिपोर्ट एक प्रोपेगेंडा है, झूठ पर मबनी है, या इसमें किसी हद तक सच्चाई है? आपके ख्याल में ये खबर टोटल झूठ पर मबनी है या इजराइल की प्रेजेंस थी आज़रबाईजान में? और अगर प्रेजेंस थी तो वो आज़रबाईजान की मर्जी से थी या खुफिया थी? आज़रबाईजान और इजराइल के ताल्लुकात को जहन में रखते हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज़रबाईजान का इसमें कितना किरदार हो सकता है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।